जय हिंद दोस्तों, नॉलेज वर्ड कोचिंग सेंटर में आपका सभी का स्वागत करते हैं। और आपके ही फोन या लगातार फोन आ रहे थे कि सर सीटेट के बारे में समझाइए, आपने बताया था स्टार्टिंग में। तो सीटेट के बारे में हम बताएंगे और आज से अब ऐसा बताएंगे कि आज से बाद में आप फेल भी नहीं होने के, क्योंकि आप कई बार तैयारी करते हैं और ऐसी तैयारी करके जाते हैं, आप सोचते हैं कि आपका हमने पूरी तैयारी करी है लेकिन हम फेल नहीं होने के। और लेकिन पेपर देने के बाद में आप जब रिजल्ट देखते हैं तो नंबर आपके 62 रह गए, 65 रह गए, 72, 73, 75 और 78 तक भी नंबर पहुंच जाते हैं। बाजी के 81 यानी 81 तक भी नंबर होते हैं, एक नंबर से फेल हो जाते हैं। बहुत दुख होता है। तो इसलिए आज की हमने जो क्लास बनाई वो किन गलतियों से आप फेल हो रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं, ज्यादातर इसलिए हमने क्लास बनाई है कि आपको सीटेट का हम पूरा ही करवाएंगे कोर्स। और दिसंबर में पेपर है और कोई बच्चा फेल नहीं होगा, उसकी हम पूरी गारंटी लेंगे अगर बच्चा फेल होकर दिखाए हमारी क्लास लेने के बाद में। तो आज की जो हमने क्लास बनाई है वो बनाई है कि देखिए बच्चा क्या करता है। कोई भी यहाँ पेपर देने जा रहा है, मेरा दोस्त या कोई भी पेपर देने पहुंच गया सेंटर पे, पेपर देने से पहले सबसे पहले उसने ये देखा नहीं कि हमारे पास समय कितना है। समय की परवाह ना करते हुए 1 घंटा उनने चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट यानी बाल विकास में बर्बाद कर दिया। 2.5 घंटे का तो हमारा पेपर है, 150 हमें करने, निगेटिव मार्किंग उसमें है नहीं। तो क्या करा उसने, सबसे पहले 1 घंटा बर्बाद कर दिया। दूसरा उसने पकड़ लिया, अगर सेकंड पेपर दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है, मान लीजिए बीटीसी वाला है या फर्स्ट पेपर दे रहा है, तो इसमें ईवीएस पर्यावरण वगैरह है, तो मैं सेकंड पेपर से ही समझा देता हूं, क्योंकि बीएड वालों की तादाद ज्यादा है और सेकंड पेपर ज्यादातर दे रहे हैं फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट वाला वो कम ही दे रहे हैं, फर्स्ट का ऑप्शन खत्म करा हुआ है। तो सीटेट में सेकंड बच्चे जो आएंगे एसएसटी वाले या मैथ या साइंस वाले, अब 1 घंटा 60% का तो रखा हुआ मिलेगा उन्हें एसएसटी। तो अब उसमें से उन्होंने पकड़ लिया, उस 30 नंबर का कर लिया चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट बाल विकास, और उससे ऊपर कर दिया 91 तक 90 तक कर लिया उन्होंने एसएसटी साइंस या मैथ कर लिया। अब यहां आके बच्चा रुक गया। कौन सा नया बच्चा ज्यादातर रुक जाता है यहां आने के बाद में। अब नया बच्चा की रुक गया, उसने ऑनलाइन करवाया था कि फर्स्ट में आपको जो है फर्स्ट भाषा आपने हिंदी डाल दी और सेकंड भाषा आपने क्या डाल दिया, उर्दू डाल दी, इंग्लिश डाल दिया या संस्कृत, तीनों भाषा में से एक आपको सेकंड भाषा में लेना था। इतना पता होने के बाद भी बच्चा कंफ्यूज है, हो जाकर सोचने लगता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं यहाँ। तो देखिए आप यहां से कम 50% बच्चा फेल होता है यहां आने के बाद में। क्यों फेल हो जाता, क्योंकि यहां से 91 से 121 के बीच में, 120 मान लो, 21 के बीच में क्या करनी है हमें, सबसे पहले फर्स्ट में हिंदी करनी है। ध्यान रखिए 91 से 121 के बीच में हमें हिंदी करनी है फर्स्ट। और सेकंड भाषा जो हमने भरी है, संस्कृत है आपकी या इंग्लिश है या मान लीजिए उर्दू है, तो 121 से और 150 के बीच में आपको क्या करनी है, वो करनी है सेकंड भाषा। संस्कृत हो या उर्दू हो या इंग्लिश हो, ये भाषा आपको करनी है। और समय का ध्यान रखना है, तो आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होने के सीटेट की परीक्षा में। और सीटेट कभी भी यही नहीं मांगता कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा सीटेट क्या मांगता है कि आप प्रैक्टिस करें। जितना समय कम है इसमें, आपको लगता है कि 2.5 घंटे बहुत है, 2.5 घंटे बहुत नहीं है, क्योंकि चिल्ड पैटोकोजी इसमें कम से कम 75 नंबर की पैटोकोजी होगी। 150 में सर 75 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे जो किताब के अंदर से बिल्कुल ही मेन प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल ही पूछे जाते हैं। मुझे तो लगता नहीं, शायद वो एक आध सवाल कहीं और से रखते हो, बार बार उन्हीं सवालों को रिपीट करते हैं। जैसे कि भाषा का चौंसकी बूझ लिए और कोलबर्ग नैतिक विकास से बूझ लिए और समाज के ऊपर जो सिद्धांत दिया वास्की के बूझ लिया और डिलकेसिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया ये बूझ लिया कौन सी बीमारी से ग्रसित है। और एक आध प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का बूझ लेगा और पाल्लाव का बूझ लिया एक आध फेरी, या स्कैनर का बूझ लिया, इनके ऊपर से भी बूझ लेता, सभी समझाएंगे। और रेगुलर क्लास लेंगे एक सीटेट की, और जो गारंटी देता हूं कोई बच्चा सीटेट में फेल होकर दिखा दे हमारी क्लास लेने के बाद में, क्योंकि हम सीटेट की ऐसी क्लास से करवाएंगे कि बच्चा फेल होकर दिखा दे। पेपर देने जाएगा पास होकर ना आए तो हमारी गारंटी इस चीज की। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं लेकिन करने की ट्रिक या टेक्निक उन्हें पता नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले गए परीक्षा हॉल में, देखा चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट बाल विकास में कर दिया मैंने, मान लिया उन्होंने 20 नंबर का कर दिया।
क्योंकि उन्होंने 1 घंटा टाइम भी तो ले लिया, सोच समझ के निशान लगा दिए। अब क्या करते हैं, 1 घंटा देखकर दूसरे में लगा दिया उन्होंने, 1 घंटा बचा, आधा घंटा। अब आधे घंटे के अंदर उन्हें हिंदी भी करनी है, संस्कृत भी करनी है। अब 15-15 मिनट में दोनों को वो कर रहे हैं खूब, पैराग्राफ ऐसे हैं उनमें लंबे लंबे, हिंदी में संस्कृत में पैराग्राफ मिलेंगे रखे हुए, या उसमें से पैराग्राफ में से हिंदी में पढ़ा उन्हें 3-4 फेरी, देखा तो गलत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। घंटी बजने को 5 मिनट पहले टीचर ने कहती भी घंटी बजने वाली पेपर दे दो, लगा दिया, कमेज के जितने भी बचे हैं सब लगा दिए एक साथ। फेल होने का मुख्य कारण यह से है। और 50% जो बच्चे फेल होते हैं वो फर्स्ट भाषा और सेकंड भाषा के उसमें फेल हो जाते हैं कि कौन सा हमें कहां करना। तो एक बार और सुन लीजिए, 51 में से 121 के बीच में हिंदी, और 21 से ये 150 के बीच में आपको सेकंड भाषा जो करनी है वो संस्कृत लेनी है, उर्दू लेनी है, इंग्लिश लेनी है। तो यहाँ 50% बच्चा फेल होता। और दूसरा मैंने बताया क्यों फेल हो जाता है, वो होता है जल्द समय की वजह से। तो देखिए प्रैक्टिस, इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले चिल्ड ऑफ डेवलपमेंट पर एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको पेडागोजी ऐसी माइंड में डालनी है कि देखा प्रश्न पर लगा दिया। इसमें एक तो निगेटिव वाले प्रश्न को नहीं छूना, जो नहीं कर रहा है उसे नहीं छूना। तो इसमें सकारात्मक प्रश्नों को ही ज्यादा राइट लगाए, नहीं वाले को, निगेटिव वाले को ना लगाएं। क्या करते हैं इसमें जो है, समय देखिए किस तरीके से पेपर को करना है। सबसे पहले अगर हम शुरू से भी कर रहे हैं तो बाल विकास के लिए मात्र 1 घंटा न लेकर मात्र कम से कम उसके लिए 20 मिनट कम से कम लगा के चलें। अगर आप जल्दबाजी नहीं करें तो आधे घंटे में खत्म करने की सोचें। एसएसटी पे पहुंचे आप, तो एसएसटी के लिए आप 1 घंटा ले सकते हैं, क्योंकि 60 प्रश्न है तो आपके 1.5 घंटा हो गया। अब 1.5 घंटे के बाद में 50 मिनट, आधा 30 मिनट में आप हिंदी को कवर कर सकते हैं। तो 1.5 और 30 मिनट वो हो गया, पूरे 2 और 2.5 घंटे का आपका पेपर है। तो आप 30 मिनट का आप ले सकते हैं इसमें सेकंड पेपर को। तो आप फेल नहीं हो सकते, गारंटी रखता हूं इस चीज की, क्योंकि आप होते हैं प्रैक्टिस या समय को नहीं देखते हुए। तो अब इसमें करना क्या है, देखिए हमने वो सीटेट में आपको बता दिया जो फेल होने के रीजन थे। तो सीटेट के हम चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट बाल विकास के ऐसे प्रश्न लेंगे जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, बार बार ऐसे बनते हैं। क्या करते हैं, आपने देख लिया ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो देख ली, कोई सी भी स्टूडेंट मतलब कोई सी भी जो चैनल पर पढ़ा रहे हैं, आपने देख लिया, एक 100 नंबर की, 200 नंबर की, 500 नंबर की मैराथन क्लास रख दी, उसमें ऐसे प्रश्न बाढ़ कर रख दिए कि आप देखते रहते हैं, उन्हें रात भर देखते रहते हैं, दिन भर देखते रहते हैं। ऐसा क्या माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं, माइंड उन प्रश्नों को देखता है। और आपको क्या करते हैं, आज परीक्षा हॉल में गए, अरे यार पूरी रात भर मैराथन क्लास देखी, 3 घंटे की एक भी प्रश्न इसमें से नहीं मिला। तो आप पहली बात तो यहां भी फेल होने के कगार पर हैं, क्योंकि आप 3-3 घंटे क्लास ले रहे हैं लेकिन समझने को तैयार है ही नहीं। आप जब तक आप पूरी किताब में से देखिए, कोई भी पढ़ाने वाला, आज मैं आपको बता दूं, कोई भी पढ़ाने वाला चाहे कितना ही विद्वान हो, वो भी किताब में से ही आपको पढ़ाएगा, क्योंकि वो भी किताब में से मेन प्रश्न आपको निकाल कर ही पढ़ाएगा, चाहे कोई भी है। तैयारी लेकिन आपको करनी है अपने स्तर से। तो पढ़ाने वाला गुरु तो आपको शिक्षा दे सकता, रास्ता दिखा सकता, लेकिन तैयारी आपको करनी है। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ना ज्यादा देखते हुए थ्योरी को देखकर चलेंगे। अगर आपने एक थ्योरी को भी कवर करा तो थ्योरी में से कम आप 50 प्रश्न ऑटोमेटिक आपके बन जाएंगे। तो आज हम थ्योरी के ऊपर ही, थ्योरी में से ऐसे सवाल आपको बताएंगे जो सीटेट में बार बार रखते हैं ये। तो आप ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को चालू करते हैं। तो सीटेट की रेगुलर क्लास आप लेते रहिए। रोज मैं सीटेट की एक क्लास डालूंगा, चाहे वो गणित हो, एसएसटी हो, सामाजिक विज्ञान हो, या आपकी संस्कृत हो या हिंदी हो, सभी की एक एक क्लास डालूंगा रोज रेगुलर। और देखें कौन सा बच्चा फेल होता है सीटेट में, फेल होगा दिखाए। तो आज की हम क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए मनोविज्ञान एवं शिक्षा, मनोविज्ञान। तो देखिए पहले बात तो मनोविज्ञान, मेन थ्योरी को ज्यादा लंबी ना लेंगे, इसमें से मेन प्रश्नों को निकाल लेंगे और जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाता। देखिए मनोविज्ञान शारीरिक कारक, जैसे शरीर का आकार, लिंग, रूप, रंग, जन्मजात गुण, पैतृक विशेषताएं किसी भी व्यवहार के शारीरिक भौतिक पक्षों में सम्मिलित होती है, तो उन्हें शारीरिक कारक और संज्ञात्मक कारक
बौद्धिक विचार के क्रियाकलाप कारण पूछने की समस्या का समाधान करने, नए व्यवहार को समझने और एक दूसरे के संपर्क में सहायक है। ये उदाहरण मानव के व्यवहार के विचारने पक्ष हैं। ये संज्ञात्मक कारक और शारीरिक कारक जैसे शरीर का आकार, लिंग, रूप, रंग, जन्मजात गुण, विशेषता है किसी के व्यवहार के शारीरिक भौतिक पक्षों में सम्मिलित होते हैं ये। और भावनात्मक कारक की बात कर लेते हैं। देखिए, भावनात्मक कारक होते हैं गुस्सा, डर, प्रेम आदि भाव महसूस करने वाली स्थितियों को भावनात्मक व्यवहार के प्रकार हैं। देखिए, वही प्रश्न लेकर चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अभी सोच रहे होंगे कि मनोविज्ञान, हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में तो पढ़ाई नहीं, ले लेते हैं एक लाइन, क्या जा रहा है इसमें कि एक लाइन ले लेते हैं जरूर, जब चैप्टर ही इसका नाम है। देखिए, मनोविज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, मनोविज्ञान मन का विषय है, यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मन मस्तिष्क से सारे व्यवहार को निर्देशित होते हैं, इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी कहते हैं। या दो शब्दों में अर्थात आत्मा का अध्ययन से बना है। हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, वह पहला प्रश्न है जिसे व्यक्ति को स्वयं पूछना चाहिए। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन है। कुछ लोग सोचते हैं कि मनोविज्ञान लोगों की आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते और वास्तव में वह सभी बातों और व्यवहार का अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन और व्यवहार के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को व्यवहार के ही रूप को, इसी कारण व्यवहार को व्यवहारिक रूप के मनोविज्ञान के 4 व्यापक कारों में विभाजित किया गया है। तो ये देखिए, मैं 4 कारक बता रहा था आपको डायरेक्ट, लेकिन मैंने ये पूरा पढ़ा दिया, इसलिए कि आप कहेंगे कि हमारे समझ में तो आया ही नहीं था। तो हमने बताया था शारीरिक कारक। तो देखिए, शारीरिक कारक क्या है? जैसे शरीर का आकार, लिंग, रूप, रंग, जन्मजात गुण, पैतृक और विशेषताएं बताई जा रही हैं, जिसमें किसी व्यवहार के शारीरिक भौतिक पक्षों में सम्मिलित होते हैं ये। और दूसरा संज्ञानात्मक कारक, तो बौद्धिक या विचार, यह क्रियाकलाप कारण पूछने और समस्याओं का समाधान करने के व्यवहार को समझने, एक दूसरे से संपर्क करने में सहायक हैं। उदाहरण मानव के व्यवहार के विचाराधीन पक्ष है। तीसरा जाएगा भावनात्मक कारक, गुस्सा, डर, प्रेम आदि भाव महसूस करने वाली स्थिति के भावनात्मक व्यवहार के प्रकार हैं। और फिर आ जाएगा सामाजिक और वातावरणिक कारक, ये हमारे व्यवहार को बनाते हैं, जैसे कि हम कैसे समाज में रहते हैं, हमारे परिवार का माहौल कैसा है, हम पर कौन कौन से बाहरी प्रभाव पड़ते हैं, और क्योंकि मानव सामाजिक पशु और कारक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गए मनोविज्ञान के देखिए, मैंने बताई थी आपको कि इनमें से मुख्य प्रश्न लेंगे। देखिए, अब इसमें से मेन प्रश्न लेंगे। बाहर से व्यवहार का अध्ययन करना, प्रकट व्यवहार। देखिए, इससे दृष्टिकोण को व्यवहारवाद कहा जाता है। इस कार्य को सबसे उत्कृष्ट ढंग से BF स्किनर ने दर्शाया है। व्यवहारवाद को बनाने का पर्यावरण की भूमिका पर बल डालता। या व्यवहारवाद का उदाहरण किसने दिया? तो BF स्किनर ने दिया। एक प्रश्न आपको यहां से ये आपको मिलेगा, या आप यहां से देख सकते हैं। ये पैराग्राफ थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए आप यहां देखने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करेंगे। चलिए, हम थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन। देखिए, संपूर्ण दृष्टिकोण समष्टि सिद्धांत को समझा जा सकता है। यह तो गेस्टलाट की अवधारणा है कि उदाहरण के लिए आप किसी भी प्रकार के इंजन के कार्य को केवल कैविएटर, स्पार्क प्लग्स या पिस्टन की क्रिया को देखकर समझ सकते हैं। केवल इन भागों के साथ में कार्य करने की प्रक्रिया को आप ही समझ सकते हैं कि गाड़ी इंजन कैसे चलता है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से मेन प्रश्न आएंगे, मैं उन्हें बताऊंगा। देखिए, मनोवैज्ञानिक व्यवहार के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? उद्दीपन, ज्ञान इंद्रियों में बदलाव,
पारगमन, प्रक्रिया, उद्दीपन की अनुभूति, अवधान का ध्यान, चिंतन, स्मृति, तर्क, अभियोक्ता, प्रयत्न करना, व्यवहार, अनुक्रिया। ये आपको प्रश्न अभी ऐसे देखने में लग रहे होंगे, लेकिन आपको जब परीक्षा हॉल में जाएंगे तो एक प्रश्न आपको इन पर रखा हुआ मिलेगा। जैसे विषय वस्तु के सब्जेक्ट उद्दीपन का मान लीजिए, वह वस्तु या घटना जिससे हमारे किसी भी अंग न्यूरॉन्स की विशिष्ट व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया होने लगती हैं। तो ये आपको पूरा मिलेगा। परागमन यह वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा न्यूरॉन द्वारा गहनता, उद्दीपन, विद्युत क्षमता, ऊर्जा में परिवर्तन होती है। देखिए आपको एक प्रश्न यहां से लिखा ज्यादातर मिलेगा सीटेट में, स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा के ऊपर मिल जाएगा स्कीमा क्या चीज है या क्या स्कीमा किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न हम वो निकाल लेंगे या थ्योरी के अंदर से जो परीक्षा में बार बार सीटेट में रखे जाते हैं। देखिए स्कीमा मनोविज्ञान में रूपरेखा विचार व्यवहार की योजना का वर्णन करती है, जो सूचनाओं के वर्गीकरण को संगठित करती है और उनमें संबंध स्थापित करती है। लोग रूपरेखा का प्रयोग वर्तमान ज्ञान में को संगठित करने में भावी समझ हेतु ढांचा तैयार करने के लिए करते हैं। तो ये हो गई स्कीमा। और एक दृष्टिकोण या मनोवर्ती किसी गहरे विश्वास या भावों के कारण किसी निश्चित ढंग को प्रतिक्रिया देने की सीखी गई प्रवृत्ति को कहते हैं। और जो प्रश्न आएगा सीटेट में वही बताता चला जाऊंगा मैं। और थ्योरी जो मेन सीटेट में ज्यादातर प्रश्न जो रखे जाते हैं, देखिए सीटेट में एक सवाल ये ज्यादातर रखा जाता है, अभिज्ञान स्मृति का वह मानदंड है जिसमें कोई व्यक्ति पहले दर्शाई गई वस्तुओं को पहचान पाता है। और पुनः अधिगम यानी पुनः अधिगम स्मृति का वह मानदंड है जिसमें कोई व्यक्ति कार्य पर विशेषज्ञता प्राप्त करने के कुछ समय निकल जाने के बाद आमतौर पर पहले अधिक शीघ्र दूसरी बार कार्य सीखता है। देखिए सवाल यहां से चालू होंगे। मनोविज्ञान से एक आध सवाल पूछ लेता, उसमें ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाते एग्जामिनर, क्योंकि मनोविज्ञान से एक दो सवाल ही पूछता है। लेकिन अब जो सवालों के जो चालू होंगे चिल्ड ऑफ डेवलपमेंट के 15 नंबर के, आप 15 नंबर की पेडागोजी आपको मिलेगी रखी हुई, वो भी थ्योरी के अंदर से पेडागोजी के सवाल पूछ लेते हैं। तो प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्कूली बच्चों का विकास यहां से चालू हो जाएंगे। अब इसके सवाल देखिए, ये सवाल यहां से चालू होंगे। सभी शिशु और बच्चे यहां से रखे जाते हैं, कम से कम सीटेट में हर बार सवाल यहां से रखे जाते हैं। देखिए जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, अर्थात जन्म के बाद जिस प्रकार पर्यावरण में वह रहता है उसका प्रभाव उस पर वैसे ही पड़ता है। लोग ने पर्यावरण को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण माना। तो यहां से पूछ देगा किसने माना है कि पर्यावरण को व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण कितना माना है। तो यहां से सीटेट में प्रश्न बन सकता है, तो वो पूछ लेगा लॉक ने। तो यहां से प्रश्न एक ये बना। दूसरा प्रश्न बनेगा विकासात्मक मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें अंत व्यक्तिगत और अंतर व्यक्तिगत परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है। विकासात्मक स्वरूप के अंतर्गत किसी निश्चित समय के अध्ययन को उस समय की किसी व्यवहारात्मक समस्या का समाधान करने की इच्छा से बहुत प्रभावित होता। तो यहां से पूछ सकता है विकासात्मकता। देखिए सीटेट में जो सवाल बनते हैं वो ज्यादातर यहां से बनते हैं। अब आ जाते हैं मेन प्रश्नों पर। अवस्था की बूझ लेगा। इंद्रिय गामक अवस्था, देखिए इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच होती है अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रमणात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। और पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत प्रज्ञा काल
अवस्था तीन मूर्तीय संख्यात्मक जो होती है वो 7 से 11 वर्ष होगी, और चौथी होगी औपचारिक संख्यात्मक 11 वर्ष से इससे अधिक। तो यहां से एक आध पूछ सकता है, यहां से ही सवाल बनेगा, एक आध बनेगा, ऐसी इस जगह से सवाल बनते हैं। थ्योरी में से हम इस बार ले रहे हैं क्योंकि यहां से ही सवाल बनेंगे। बाल विकास के देखिए, एक सवाल बनता है ज्यादातर किशोर अवस्था का काल। यहां से ज्यादातर कई बार सीट ऐड में रखा मिलता है। ये देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु में बच्चा बचपन से निकलकर किशोर अवस्था में प्रवेश करता, और इस अवस्था में उस पर सामाजिक दबावों और शारीरिक बदलावों के चलते व्यवहार के अलग तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। किशोर अवस्था में बालक को अनेक शारीरिक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, इसलिए स्टेन हॉल ने कहा है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष। देखिए प्रश्न यहां से मिल जाएगा आपको, किसने कहा है कि किशोर अवस्था कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें संघर्ष, तनाव, तूफान का विरोध की अवस्था भी कहा जाता, या किसने कहा है ये किशोर अवस्था को, या ऐसा बोल दिया किशोर अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान के विरोध की अवस्था कहा गया? तो वो कहा है स्टेन हॉल ने कहा है। ये प्रश्न सीट ऐड में ऐसे मिलेगा रखा हुआ। तो ये देखिए हम उन प्रश्नों को निकाल रहे हैं जो सीट ऐड में बार बार पूछे जाते हैं, और वही प्रश्न आपको रखे हुए मिलेंगे जो आज हम यहां से बता रहे हैं। किशोर अवस्था में मनुष्य का जीवन बसंत काल माना गया है। यह काल 13 से 19 वर्ष तक रहता है, परंतु किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक हो सकता है। यह काल सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास का समय है, और भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का विकास होता। उसमें सभी प्रकार के सौंदर्य की रुचि उत्पन्न होती है, और बालक इसी समय नए नए ऊंचे आदर्शों को अपनाता है, और बालक भविष्य में कुछ होता है तो उसी की पूरी रूपरेखा उस पर किशोर अवस्था में बन जाती है। देखिए यहां से इसे अगर समझो, अगर बालक अगर यहां से ऐसी स्थिति में पहुंचता है, अगर बालक अगर वो अच्छे विचारों के साथ अगर यहाँ से ऊपर उठ गया, अगर बढ़ गया तो कुछ बन जाएगा। अगर वो गलत संगति में यहाँ से पहुंच गया तो वो गलत कार्य में लग जाएगा, क्योंकि इसे ही तूफान की अवस्था कही गई है। क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ बच्चा बनता, जब 19-20 साल की वर्ष में जाता तो यहाँ से ही कुछ ना कुछ करने की वो रखता है, आगे बढ़ने की। तो यहाँ से ही एक प्रश्न आपको मिल जाएगा रखा हुआ। तो देखिए हमने बताया था, इसलिए मैंने इतना ये निकाला है कि मैं मेन सवालों को लेकर चलूंगा इन्हें, कि जो मेन आते हैं परीक्षा में वही सवाल करवाए जाएं, ना कि दुनिया भर की बकवास पढ़ाए जाए। देखिए एक सवाल ये मिल जाएगा कोहलबर्ग का। देखिए कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, किसने दिया था? तो वो कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। बस इतना रखा हुआ मिलेगा, दुनिया भर की बकवास नहीं मिलेगी, बस ये प्रश्न मिल जाएगा। तो इनका पूर्व परमात्मा का स्तर और परमागत स्तर, ये इन्होंने दो बहुत लंबी थ्योरी है, तो हमें ये मेन चीजें लेनी है। कोहलबर्ग का काय का नैतिक विकास का है। देखिए अहंकार की अवस्था कौन सी होती है, अगर ये बूझ ले, हम इसे भी ले लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से के शुरू में होता होकर 6 वर्ष तक होता। तो इसे कौन सी क्या अवस्था कहते हैं? इसे अहंकार की अवस्था कहते हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था कौन सी होती है? देखिए नैतिकता की इस पूर्व की परमागत अवस्था का पहला चरण है। नैतिकता की सोच सजा से बंधी हुई होती है। बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। तो ये कौन सा आज्ञा और दंड का भी होता है। तो नैतिक विकास का कायक हो जाएगा, कोहलबर्ग का हो जाएगा। ध्यान रखना किशोर अवस्था का अगर आपको आ जाए, किशोर अवस्था का तूफान उफान के बारे में, या कौन सी अवस्था तूफान संघर्ष की होती है विरोध करने की, तो वो होगा स्टेन हॉल ने कहा था। अब देखिए इसका पूरा ही निचोड़ कर लेते हैं इस चैप्टर का,
देखिए शैशव काल 1 वर्ष का माना गया है, 0 से 1 वर्ष का। और बाल्य अवस्था, ये प्रश्न सीटेट में रखे हुए मिल जाते हैं सेम टू सेम। बाल्य अवस्था जो मानी गई है 2 से 3 की है। तो देखिए अब शिशु काल में 0 से 1 में विकास का परिणाम अच्छा तो विश्वास है, और विकास का परिणाम संदिग्ध है अविश्वास। बाल्यावस्था में 2 से 3 वर्ष का है, और स्वायत्तता, शर्म और संदेह का इसमें जो है विकास का परिणाम है। और तीसरा हो जाएगा खेलने की उम्र में होगी उसकी 4 से 5, और पहल अपराध बोध इसमें विकास का परिणाम। और विद्यालय जाने की उम्र 6 से 11 वर्ष, इसमें क्या करेगा बच्चा, परिश्रम, और इसमें विकास के परिणाम में अगर आएगा तो हीनता। किशोर अवस्था 12 से 20 वर्ष की, इसमें क्या हो गया उसकी पहचान, और दूसरा भूमिका संदेह। वयस्क 21 से 35 अंतर्गता अलगाव, और मध्यम आयु 35 से 65 उत्पादक आत्मलोकन कर रहा है, और वृद्धावस्था 65 संपूर्णता निराशा। ये सारे निकले आए। देखिए प्रश्न कहां से बनेगा, शिशु काल की अवस्था कौन सी होती है, कितने आयु की है, तो 0 से 1 वर्ष ऐसे बूझ लेगा। बाल्य अवस्था की आयु कितनी होती है, 2 से 3 वर्ष, या 2 बूझ लेगा। खेलने की उम्र 4 से 5, और विद्यालय जाने की उम्र ऐसे नहीं बूझने का। किशोर अवस्था बूझेगा 12 से 20। आज पूरी किताब में से वही प्रश्न लेंगे जो मेन है। देखिए मनोसामाजिक विकास का जो मनोविश्लेषक जो है मनोसामाजिक अवस्थाओं के जो सारे सिद्धांत दिए हैं वो इरक्शन ने दिए हैं। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, इरक्शन ने दिया है। ये मेन है सवाल जो सीटेट में पूछ लेता है, तो इसे भी ध्यान रखना आपको। इरक्शन ने दिया है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए सर ही पेपर में से सीटेट के वही सवाल निकल कर आएंगे थ्योरी में से, जो आपको एक एक ऑब्जेक्टिव करके पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन आपके ध्यान नहीं रहते, तो हम वो बताते चलते हैं। और आप सभी यहीं आ जाएंगे, सिद्धांत भी सभी के, और जो सीटेट में परीक्षा में बार बार आते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक जेम्स कोलमैन ने अपने अनुसंधान में एक परिणाम निकाला है कि किशोरों की अपनी एक उप संस्कृति होती है, इसमें वयस्कों के जीवन से अलग अन्य पक्षों पर बल दिया जाता है। तो कोलमैन का तर्क करते हैं कि माता पिता, शिक्षक और उनके बड़े चाहते हैं कि वह अच्छे विद्यार्थी बने, लेकिन किशोर अन्य चीजों को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो ये कोलमैन का आता नहीं सीटेट में, अभी तक तो आया नहीं। तो जो प्रश्न मेन है उन्हें लेंगे। देखिए ये प्रश्न पूछ लेते हैं, यहां से शायद एक आध बार प्रश्न आया है। बाल अपराधी सामान्यतः, यानी बाल अपराध सामान्यतः 9 से 18 वर्ष का बच्चा माना जाता है। तो ये कौन माने गया, बाल अपराधी। अगर आएगा तो आप लगा देना, मैं मेन सवाल निकालता जा रहा हूं। देखिए अब आपको मैं 3-4 सवाल देता हूं। विकास शुरू होता है गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, शिशु अवस्था से, बाल्यावस्था के बाद। तो आप इस सवाल को कमेंट में लिखकर भेजें कि विकास शुरू होता है कौन सी अवस्था से, गर्भावस्था से, शिशु अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था के बाद। दूसरा प्रश्न आप लिख लीजिए, नोट कीजिए, मानव विकास को इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। नैतिक विकास को समझने की एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है, किसने कहा था। देखिए प्रश्न तो हमें पता है, उत्तर भी एकदम बता देंगे। नैतिक विकास का किसने दिया था, तो आपको लिखकर भेजना है। कोलबर्ग ने दिया था, मॉर्टन हॉफमैन ने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो देखिए ये आपको इनमें से मैं 3-4 प्रश्न बताऊंगा जो आपको कमेंट में लिखकर भेजने हैं। बच्चों के भाषाई विकास का महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है, शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, वयस्क अवस्था में, ये आपको लिखकर भेजना है। करवाने को तो 1 सेकंड में अभी मैं बता दूंगा, लेकिन क्या फायदा, आपको भी तो पता होना चाहिए। देखिए प्याजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तुओं और निष्पादन को प्रदर्शित करता है।
औपचारिक संज्ञानात्मक चरण में, स्वैधिक गामक चरण में, पूर्व संज्ञानात्मक चरण में, मूर्त संज्ञा क्रियात्मक चरण में। देखिए पियाजे के ये शहरी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं जो ये एक सवाल में आ गए हैं, इसमें ही सवाल के अंदर ही आ गए हैं। तो बूझ ले कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन सा है। तो देखिए इसमें शहरे रख दिया, मूर्त संज्ञानात्मक चरण का रख दिया, पूर्व संज्ञानात्मक चरण का भी, संवेदी गामक चरण का, औपचारिक संज्ञानात्मक चरण का भी, ये सारे पियाजे के हैं। आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में आएंगे पूरे। बाल्यावस्था को संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। ये किसने कहा था? ए एल थॉर्नाइक ने, जे बी वाटसन ने, बी एफ स्टिनेके ने और एम ब्रूस ने। तो ये आपको बताने हैं। अब ले लेते हैं अगले चैप्टर में से मेन प्रश्न। बुद्धि एवं सृजनात्मकता। देखिए बुद्धि, लब्धि बुद्धि के ऊपर एक प्रश्न रखे जाता है। इसमें से 2-3 प्रश्न सीटेट में, एक आध प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा बुद्धि के ऊपर। कि देखिए सबसे पहले बुद्धि यानी, बुद्धि के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ाते क्योंकि पता भी होना चाहिए। देखिए बुद्धि, बुद्धि शब्द को अंग्रेजी से इंटेलिजेंस से बना हुआ है, जो एंटर और से मिलकर बना है, जिस इसके 3 पक्ष होते हैं, कार्यात्मक और संरचनात्मक और क्रियात्मक। यदि किसी से पूछा जाए कि बुद्धि की परिभाषा क्या है, तो ऐसा देखा गया है कि विभिन्न लोग विभिन्न उत्तर देंगे। बुद्धि सोचने और सीखने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव और प्रतिफल प्राप्त करने की योग्यता और ज्ञात और अज्ञात तक पहुंचने का कारण है। देखिए स्टने के अनुसार नई स्थिति और समाजित होने की योग्यता बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। देखिए बुद्धि का सिद्धांत के बारे में पूछेगा, एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। देखिए अधिकतर बौद्धिक परीक्षण सामान्य ज्ञान पर आधारित कार्य, जिसने बौद्धिक व्यवहार को बनता हुआ कार्य, इसे कई कई चीजों की परीक्षा लेते हैं। शब्दों के और पैटर्न की स्मृति कौशल का सामान्य विषय संबंधी समस्या समाधान कौशल समझने की योग्यता का परीक्षण करना। देखिए चार्ल्स स्पेयरमैन ने 1927 में बुद्धि की दो कारकीय सिद्धांत के बारे में बताया। तो देखिए एक हमें तो मेन प्रश्न निकालने, दुनिया भर की बकवास नहीं पढ़नी। तो यहां ऐसा जाएगा, दो कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया। हमें तो ये पकड़ना, बस खत्म खेल, दुनिया भर की बकवास हमें नहीं पढ़नी। फिर आ जाएगा ए एल थर्स्टन द्वारा समूह कारकीय सिद्धांत। समूह कारकीय सिद्धांत किसने दिया था? एल एल थर्स्टन ने। जेपी गिलफोर्ड बुद्धि सिद्धांत, मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट, त्रियामी बुद्धि का। देखिए अगर बुझे लगे दो बुद्धि का पता आपको, समूह कारकीय बुद्धि का पता, लेकिन बुझे लगा त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया जेपी गिलफोर्ड ने। देखिए यहां से प्रश्न इंपोर्टेंट है, गिलफोर्ड बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत क्या है? गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार 7 प्रकार की बुद्धि होती है। व्यक्ति की बौद्धिक कार्य प्रणाली के स्तर के सच्चे मूल्यांकन के लिए बुद्धि सभी 7 प्रकारों का ज्ञान आवश्यक है। भूकारक सिद्धांत, जी एच थॉमसन सैंपलिंग सिद्धांत, सैंपलिंग का सिद्धांत है। हेराक्लिकल सिद्धांत, देखिए ये तो आते नहीं। दुगामी त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत तो आ भी जाता है। बुद्धि लब्धि आ जाएगी। देखिए बुद्धि लब्धि का आईक्यू निकालने के लिए आ जाता है। तो ये प्रश्न आपको रखा हुआ मिल जाएगा, एक सूत्र से भी मिल जाएगा। देखिए m/ca × 100 बराबर IQ, यानी इसे अगर हम काट के निकाल लेंगे
तो 100 से निकाल लेंगे, ये सूत्र रखा हुआ मिल जाता है। तो ये बुद्धि सिद्धांत के ऊपर है, लब्धि बुद्धि का आईक्यू चेक करने का अपना, यानी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का चेक करने का अपना बुद्धि का सिद्धांत है। इससे आ जाएगा। प्रतिशत की बात करें तो इसे 100 से निकाल लेंगे, तो m/c गुणा 100। तो इसमें जैसे किसी को अगर निकालना भी है, उपतल ऊपर रखकर 100 से काट देंगे, बराबर आ जाएगा। यदि बच्चे की मानसिक और तिथिगत आयु समान हो तब उसका आईक्यू 100 होगा। ये निकालने के लिए है। और बात कर लेते हैं जो प्रश्न इससे बनते हैं बुद्धि से, सिद्धांत से। देखिए, अगर 140 से ऊपर बच्चे का आईक्यू एलक्यू लेवल 140 से ऊपर एलक्यू लेवल है, यानी वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा। और 120 से 140 है तो वह बहुत अधिक या प्रखर बुद्धि वाला बच्चा होगा। अगर परीक्षा में पूछ ले कि प्रखर बुद्धि वाले बच्चे का एलक्यू लेवल बुद्धि लब्धि क्या है, तो आपको 120 से 140 के बीच में अगर रखा मिल जाए तो लगा देंगे। और 110 से 120 पूछ रहा है, औसत से अधिक बुद्धि वाला होगा। 90 से 110 वाला होगा औसत या सामान्य बुद्धि वाला। और 75 से 90 मेधा सीमा पर और अल्प बुद्धि वाला होगा। देखिए, मूर्ख जो होगा 50 से 75 वाला होगा, और 25 से 50 मूड, और 25 से कम वाला महामूर्ख या जड़ बुद्धि का होगा। परीक्षा में ज्यादातर पूछ लेता है कि जड़ बुद्धि वाले बच्चे का एलक्यू यानी बुद्धि लब्धि क्या है, तो आपको लगाना 25 से कम। और मूड वाला हो जाएगा 25 से 50, और मूर्ख हो जाएगा 50 से 75। अगर आपको जड़ बुद्धि में बूझ ले 50 से 75 आ रहा, तो 75 वाले को भी आप मूर्ख या जड़ बुद्धि बूझ ले तो जड़ बुद्धि लगा सकते हैं। अगर प्रश्न महामूर्ख का 25 से न बूझ रहा, 50 से 75 बूझ रहा, तो अल्प बुद्धि वाला बूझ रहा तो 75 से 90 लगा सकते हैं। तो ये थे बुद्धि लब्धि का सामान्य वर्ग, आईक्यू के हिसाब से अगर बूझता है तो। और बूझता है इनमें से बार बार प्रश्न पूछता है, एक आज जरूर आपको रखा मिलेगा परीक्षा में। और यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। बताइए मुझे सीटेट में अगर यहाँ से प्रश्न नहीं बनते तो चाइल्ड ऑफ डेवलपमेंट में से अगर 30 नंबर का आपका आ रहा है बाल विकास, तो 15 नंबर अगर यहाँ से नहीं बनते हो तो, और पेडागोजी के भी यहाँ से रख देते हैं। पेडागोजी के देखिए प्रश्न ज्यादा भारी नहीं होते। पेडागोजी के पूछते हैं सर्वप्रथम बच्चा अगर आ रहा है स्कूल में, सबसे पहले आ रहा बच्चा स्कूल में आ रहा सर्वप्रथम, तो बच्चा अपने साथ क्या ला रहा है। तो वो ऐसे नहीं आ रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो अपनी मातृभाषा के साथ ज्ञान भी ला रहा है। तो ये पेडागोजी के सवाल होंगे। देखिए, अगर आ जाए कि संज्ञानात्मक बुद्धि का मतलब बुद्धि का जो बुद्धि एवं परिभाषा किसने दी थी, तो ये आपको बूझ लेता है। संज्ञानात्मक बुद्धि का पद का प्रयोग 1990 सर्वप्रथम अमेरिकन डॉक्टर जॉन मेयर, डॉक्टर पीटर सिलेवा। ये कोई खास प्रश्न नहीं है और नहीं आया अभी तक। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे जो मेन है। देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं। परीक्षा में वो थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो आप ये ना सोचना कि यार वो तो सवाल पढ़ाया दूसरा था, लगता है कोई दूसरा मिला। तो देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, तो उसमें कुछ वैसे इंग्लिश में कर दिया था। तो बुद्धि लब्धि वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100, इससे ये सूत्र है इसका बुद्धि लब्धि का। बिल्कुल सेम मिल जाएगा रखा हुआ कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा। तो आपको वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु ये गुणा 100 ये लिखा मिल जाएगा।
अगले चैप्टर देखेंगे अब भाषा एवं विचार। देखिए भाषा एवं विचार में से कम तीन चार नहीं, बल्कि मान लीजिए हिंदी पूरी भाषा के ऊपर ही रखते हैं। अगर सीटेट में जो रखेंगे पूरी सब पूरे 30 के 15% सीटेट में हिंदी में भी भाषा के ऊपर ही रखे जाएंगे। भाषा से अलग कोई सा प्रश्न हिंदी में नहीं रखते, भाषा को मेन माना गया, हिंदी में भाषा के ऊपर ही रखेंगे। देखिए भाषा किस प्रकार सीखी जाती है। जैसे भी बात बच्चे बड़ों से सुनकर शब्दों को बोलना और समझना सीखते हैं, धीरे धीरे जैसे बच्चा 1 साल तक का हो जाता है उसका अपना एक छोटा शब्द भंडार बन जाता है। और 18 मार्क पर बच्चा दो रूपयों को मिलाकर 2 शब्द वाक्यों को बनाता है। 2 वर्ष का होने पर एक तक बच्चे 50 शब्द सीख जाते हैं और वह 3-4 शब्दों को वाक्य बनाते हैं। फिर समय के अनुसार 3-4 साल पर होने पर भंडार शब्द उसका जो हो जाएगा 1000 से अधिक हो जाता है। और 5 वर्ष का होने पर बच्चा भाषा के जटिल नियमों को और किसी औपचारिक नियमों को सीख लेता। तो देखिए भाषा का जो दिया था वो चोम्स्की ने दिया था, भाषा का सिद्धांत। तो एक सवाल यहां से बनेगा और दूसरा बनेगा, अगर बूझ ले कि बी एफ स्नेकर व्यवहार शास्त्री माने जाते हैं, व्यवहारवादी माने जाते हैं, बी एफ स्नेकर, एक यहां से ही बन सकता है। हमें तो वही प्रश्न लेने हैं जो भाषा के मेन हैं। और भाषा का व्याकरण पक्ष, देखिए भाषा का चैप्टर चल रहा है तो भाषा में